गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ शहजाद। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक लघु बीजाणुधानी की संरचना क्या होती है और एक लघु बीजाणुधानी का विकास किस प्रकार होता है, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने जब लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ रहे थे तो सबसे आंतरिक स्तर के बारे में पढ़ा था। वो आंतरिक स्तर था टेपिटम। वहां पे सिर्फ हमने ये बताया था कि टेपिटम का कार्य होता है जो लघु बीजाणु होते हैं उनको पोषण देने का। लेकिन मैंने एक चीज छुड़वाई थी कि लघु बीजाणुधानी को टेपिटम जो होती है किस प्रकार पोषण देती है और कितने प्रकार की होती है। अगर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए कि टेपिटम कितने प्रकार की होती है, टेपिटम किस प्रकार पोषण प्रदान करती है, तो हम यहाँ से उसको लिखना प्रारंभ करेंगे। अगर हम बात करें टेपिटम की, किसकी बात करें? टेपिटम की, तो टेपिटम दो प्रकार की होती है। टेपिटम कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। आरबीसी की बुक के अंदर भी इसका जिक्र है कि टेपिटम कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। एक होती है अमीबीय टेपिटम और दूसरी होती है ग्रंथिल टेपिटम या स्रावी टेपिटम। अमीबीय या अमीबॉइड, सिक्रेटरी मतलब ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम। अगर बात करें दोनों में क्या अंतर है? अमीबॉइड टेपिटम जिसे आदिम या बहुत पुराने प्रकार की टेपिटम माना जाता है, जबकि सिक्रेटरी टेपिटम की बात करें तो ये आधुनिक प्रकार की टेपिटम है। तो पहले डिस्कस करते हैं अमीबीय टेपिटम क्या होती है। अगर बात करें हम अमीबीय टेपिटम की, तो नाम से स्पष्ट है अमीबीय प्रकार की, यानी इसकी जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला जीव द्रव्य अमीबीय गति करता हुआ, अमीबा के प्रकार से गति करता हुआ, इस तरीके से गति करता हुआ सीधे पराग कणों पर जाकर निक्षेपित हो जाता है। यहाँ पर पराग कण बोलना गलत होगा क्योंकि अभी जो लघु बीजाणु हुए आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे अमीबीय गति करता हुआ लघु बीजाणु पर जाकर निक्षेपित हो जाता है और उसको पोषण देने का काम करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या हुई है? गति हुई है। यानी ऐसी टेपिटम जो अपने स्थान, ऐसी टेपिटम जिसका जीव द्रव्य अपने स्थान से हटकर लघु बीजाणु पर निक्षेपित होकर पोषण देने का कार्य करे, वो टेपिटम क्या कहलाएगी? अमीबीय टेपिटम। यानी लगभग जितने भी एक बीजपत्री पादप है वो सभी एक बीजपत्री पादप किसके उदाहरण हैं? अमीबीय टेपिटम के। अब बात करते हैं सिक्रेटरी। सिक्रेटरी मतलब ग्रंथिल। नाम से हम आंसर निकाल सकते हैं, यानी जो कुछ स्रावित करे, ग्रंथिल यानी कुछ स्राव करे। तो इस प्रकार के टेपिटम का बात करें तो इस प्रकार के टेपिटम का जीव द्रव्य या टेपिटम सेल्स अपने स्थान पर रहकर ही पोषण और हार्मोन का क्या करती है? स्रावण करती है। यानी सेल्स जो होती है, मान लो एक टेपिटम सेल्स है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये टेपिटम सेल्स है। ये टेपिटम सेल्स जो है बगैर टूटे, इनका जीव द्रव्य बगैर बाहर निकले, ये जो पराग कण विकसित हो रहे, जो लघु बीजाणु विकसित हो रहे, उनको क्या प्रदान करेगी? पोषण और हार्मोन प्रदान करने का कार्य करेगी और इनको पोषण मिल जाएगा। तो ये हो गई कौन सी टेपिटम? सिक्रेटरी टेपिटम। इज दैट क्लियर? यानी दो टाइप की टेपिटम होती है, अमीबीय और सिक्रेटरी। अमीबीय मतलब जो स्थान पर से गति करते हुए पोषण प्रदान करे, और सिक्रेटरी टेपिटम ऐसी टेपिटम जो अपने स्थान पर रहकर परिवर्तित हो रहे लघु बीजाणुओं को क्या करे? पोषण प्रदान करे। यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ? अब हम टेपिटम के एक कार्य को पढ़ चुके हैं, वो कार्य था पोषण प्रदान करना। अब टेपिटम के दूसरे कार्य की बात करूं तो इसको भी हमने एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है कि परागकण की बारे चोल का निर्माण कौन करता है और किस प्रकार होता है। तो बात करें टेपिटम सेल्स जो होती है, टेपिटम कोशिका जो होती है, उनके जीव द्रव्य में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे प्रोयूबिस्काय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोयूबिस्काय। इस प्रोयूबिस्काय में कैरोटीनॉइड पदार्थ स्पोरोपोलिनिन, कौन सा पदार्थ? स्पोरोपोलिनिन का निक्षेपण होने पर, यानी प्रोयूबिस्काय और स्पोरोपोलिनिन के मिलने से एक नई संरचना बनती है। उसे क्या कहते हैं? यूबिस बॉडी या यूबिस काय। ये यूबिस्काय जो होता है परागकण की बाहरी चोल का निर्माण करता है, यानी परागकण की जो एक्साइल होगी, बाहरी परत होगी, उसको बनाने में भी किसका सहयोग रहता है? टेपिटम का। किसका सहयोग रहता है? टेपिटम का। किस प्रकार? क्योंकि टेपिटम जो सेल्स होती है, उन सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोयूबिस बॉडी। जब प्रोयूबिस बॉडी के अंदर क्या मिल जाएगा? एक सबसे कठोरतम
अनअपघटित जैविक कैरोटीनॉइड जैविक कार्बनिक पदार्थ वो कौन होता है, स्पोरोपोलिनिन। जब दोनों मिल जाते हैं तो वो मिलकर प्रोयूबिस बॉडी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूबिस बॉडी। ये यूबिस बॉडी ही परागकण की क्या बनाता है, बाहरी चोल बनाता है। ये बाहरी चोल सबसे परागकण का सबसे कठोरतम और अनअपघटित आवरण होता है। तो यहाँ पे हमारी दो चीज क्लियर हुई, टैपिटम के दो कार्य है, पोषण देना और दूसरा परागकण की बाहरी परत का निर्माण करना। अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए टैपिटम कितने प्रकार की होती है, इसके कार्य लिखे, तो अपन आंसर देंगे टैपिटम दो प्रकार की होती है, अमीबॉइड टैपिटम और सेक्रेटरी टैपिटम। अमीबॉइड टैपिटम अपने स्थान पे रह के अपने स्थान से हटकर पोषण प्रदान करती है, और सेक्रेटरी टैपिटम की बात करें तो वो अपने स्थान पर रहकर पोषण प्रदान करती है। तो पहला हो गया पोषण प्रदान करने का। अब दूसरा स्टेप की अगर बात करें तो दूसरा स्टेप लिखेंगे कि टैपिटम सेल्स जो होती है उसके अंदर पाया जाता है यूबिस प्रोयूबिस बॉडी, उसके अंदर स्पोरोपोलिनिन हाइड्रोकार्बन के मिलने से वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूबिस बॉडी के अंदर, और ये परागकण की क्या निर्माण करते हैं, बाहरी चोल का निर्माण करते हैं। ये पूरा आंसर रहेगा आपका किसके अंदर, टैपिटम की संरचना एवं कार्य को बताइए। इज दैट क्लियर? यहां तक आपका क्लियर है? ये 2% आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है कि टैपिटम का क्या कार्य है और टैपिटम कितने प्रकार की होती है। अब हम बात करने वाले हैं लघु बीजाणु जनन की। क्या होता है लघु बीजाणु जनन, इस पे डिस्कस करेंगे। तो हम टॉपिक वाइज आ रहे हैं, कड़ी वाइज आ रहे हैं। हमने टैपिटम पढ़ा, टैपिटम के जस्ट अंदर की और कौन सा स्तर होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। तो लघु बीजाणु जनन क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु का बनना। यानी ये एक मात्र कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और कितने बीजाणु बनेंगे, 4 बीजाणु बनेंगे। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। मान लो ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन होकर कितने बन गए, अपने पास 4 बीजाणुओं का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब लघु बीजाणु जनन जो होता है वो 2 टाइप से संपन्न होता है। पहला टाइप होता है साइमुलटेनियस। कौन सा प्रकार होता है, साइमुलटेनियस। और दूसरा प्रकार होता है उत्तरोत्तर। कौन सा प्रकार होता है, उत्तरोत्तर या सक्सेसिव इसको बोल सकते हैं। अगर मैं साइमुलटेनियस प्रकार की बात करूं तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ जिससे क्या बने, 2 बीजाणु बने। उसमें अर्धसूत्री विभाजन क्या हुआ, सेकंड हुआ, जिससे कितने बन गए सेल्स या कितने युग्मक बन गए, 4 बन गए। इसमें किसका निर्माण हुआ, सेल वॉल का निर्माण हुआ, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ। किसका निर्माण हुआ, कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, जिससे कितने युग्मक बन गए, 4 युग्मक बन गए। अब ये 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ है, देखो 1 2 3 और एक ये पीछे की तरफ। तो ये कौन सा जनन कहलाएगा, लघु बीजाणु जनन। लेकिन कौन से प्रकार का, साइमुलटेनियस प्रकार का। इससे चतुष्फलकीय चतुष्क का निर्माण होगा, चतुष्फलकीय चतुष्क संरचना का निर्माण होगा। जबकि मैं बात करूं उत्तरोत्तर प्रकार की, इसमें क्या होता है, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ जिससे कितने लघु बीजाणु बने, 2। इसमें अगला क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। यानी एक बार अर्धसूत्री विभाजन, एक बार कोशिका द्रव्य विभाजन। तो इससे ये कितने बन गई, 2 सेल्स बन गई। कितनी सेल्स बन गई, 2। अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने से ये सेल्स कितने भागों में टूट गई, इसके अंदर में विभाजन हुआ, इसमें 2 बन गए। इसके अंदर में विभाजन हुआ, इसमें भी कितने बन गए, 2। अब इसमें वापस कौन सा विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन सेकंड होने पर ये कितने भागों में टूट गई सेल्स, आप खुद देख सकते हो, 1 2 3 4, यानी 4 युग्मक का निर्माण हुआ। इसमें भी 4 बने, इसमें भी कितने बने, 4। लेकिन संरचना का फर्क आया, इसमें कैसी संरचना बनी, चतुष्फलकीय चतुष्क, और इसमें कौन सी संरचना का निर्माण होता है, रेखिक संरचना का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु जनन की डेफिनेशन वही रहेगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ये 2 प्रकार से संभव हो सकता है, साइमुलटेनियस और उत्तरोत्तर। अगर बात करें हम साइमुलटेनियस, इसमें लगातार 2 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, तत्पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिससे चतुष्फलकीय चतुष्क
लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। जबकि बात करें हम उत्तरोत्तर प्रकार का, इसमें एक बार अर्धसूत्री विभाजन और एक बार कोशिका द्रव विभाजन इस क्रम में चलता है, जिससे 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लेकिन ये 4 लघु बीजाणु कौन सी संरचना में पाए जाते हैं? रेखिक प्रकार के। तो अगर आपसे नीट के अंदर या बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछ ले, रेखिक प्रकार के लघु बीजाणुओं का निर्माण कौन से लघु बीजाणु जनन से होता है, तो उत्तरोत्तर। और अगर पूछ लिया जाए चतुष्फल के चतुष्क प्रकार के लघु बीजाणुओं का निर्माण कौन से विभाजन से होता है? साइमल्टेनियस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये चारों लघु बीजाणु आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। चारों लघु बीजाणु आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। वो कौन सी भित्ति द्वारा जुड़े हुए, इस पे डिस्कस करते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी। चतुष्फल की चतुष्क संरचना आपको दिख रही है। ये चारों लघु बीजाणु जो है आपस में एक भित्ति के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। इस भित्ति को कैलोस भित्ति कहते हैं। कौन सी भित्ति कहते हैं? कैलोस भित्ति। अभी भी हम इसको परागकण नहीं कह सकते, क्योंकि ये चारों जुड़े हुए, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? लघु बीजाणु चतुष्क। क्या नाम दिया? लघु बीजाणु चतुष्क। अब कोई कहेगा सर ये 3 ही दिख रहे हैं, लेकिन इसको अगर हम 3D व्यू में देखें तो ये कितने हैं? 4 है। अब इस कैलोस भित्ति को आपस में तोड़ने का कार्य एक एंजाइम करता है, कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम करता है? कैलेज एंजाइम। तो कैलेज एंजाइम द्वारा इस कैलोस भित्ति का क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, जिससे चारों लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। अब इनको क्या कहा जा सकता है? परागकण कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? परागकण कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ विशिष्ट स्थितियां ये होती है कि कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे टाइफा की बात करें, आप की बात करें, उनके अंदर क्या होता है कि कैलोस भित्ति जो होती है उसके अपघटन के लिए कैलेज की मात्रा क्या पाई जाती है? कम, जिस कारण ये कैलोस भित्ति का अपघटन नहीं हो पाता और चारों लघु बीजाणु एक साथ पाए जाते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं? संयुक्त परागकण। आ गया समझ में? यानी जब तक ये जुड़े हुए हैं तब तक क्या नाम है? लघु बीजाणु चतुष्क। लेकिन इस कैलोस भित्ति के अपघटन कौन करेगा? कैलेज एंजाइम। क्या बन जाएंगे? परागकण। लेकिन कुछ एंजाइम होते, कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे आपकी बात की, टाइफा की बात की, उनके अंदर ये कैलोस भित्ति का विघटन करने के लिए कैलेज एंजाइम की मात्रा कम पाई जाती है, जिससे इनका विघटन नहीं हो पाता और ये परागकण एक संयुक्त रूप में मिलते हैं। इस कारण इसको हम क्या नाम देते हैं? संयुक्त परागकण नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं लघु बीजाणुओं से जुड़े, परागकण से जुड़े कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। मैं उन्हीं पॉइंट्स का डिस्कशन यहाँ करने जा रहा हूँ जो कुछ ना कुछ एग्जाम जैसे एम्स और एफएमसी के अंदर पूछे भी गए हैं। तो अगर हम बात करें संयुक्त परागकण, जैसा मैंने पहले बता ही दिया क्या होते हैं संयुक्त परागकण। जो लघु बीजाणु चतुष्क होती है उनके मध्य जो भित्ति पाई जाती है वो होती है कैलोस भित्ति। ये भित्ति कैलेज एंजाइम द्वारा अपघटित होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कैलेज एंजाइम द्वारा इन भित्ति का अपघटन पूर्ण तौर पर नहीं हो पाता। वो प्लांट होते हैं ड्रोसेरा, टाइफा, यका। उन प्लांट के अंदर ये चारों लघु बीजाणु एक साथ एक रूप में पाए जाते हैं। इस कारण इसको अपन क्या नाम देते हैं? संयुक्त परागकण नाम दिया जाता है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट है बहुबीजाणुता। ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन था कि बहुबीजाणुता क्या होती है? बहु प्लस बीजाणुता यानी ज्यादा बीजाणु की उपस्थिति। यानी नॉर्मल कितने पाए जाते हैं? 4 से ज्यादा अगर लघु बीजाणु उपस्थित है तो उसको क्या कहेंगे अपन? पॉलीस्पोरी या बहुबीजाणुता। किसमें पाई जाती है? कसकट्टा प्लांट के अंदर पाई जाती है। अगली बात करें, एफएमसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कौन से कुल के पादप के अंदर जो एक ही लघु बीजाणु सक्रिय रहता है? तो हम रिप्लाई देंगे साइप्रेसी कुल के जो प्लांट होते हैं उनमें एक लघु बीजाणु सक्रिय रहता है, बाकी 3 लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट। बाकी ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसके अंदर एक लघु बीजाणु सक्रिय है। सभी प्लांटों के अंदर चारों लघु बीजाणु सक्रिय रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही है कुल है, वो कौन सा है? साइप्रेसी कुल। अब बात करते हैं परागकण की संरचना के आधार पर। तो सबसे बड़े परागकण कौन होते हैं? मिराबिलिस के होते हैं, सबसे छोटे मायोसिस्टिस के होते हैं और सबसे लंबे जोस्टेरा या सीग्रास के होते हैं। अगर बात करें जोस्टेरा के परागकण की तो ये लंबे तंतुवत संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो आपको आज की वीडियो के अंदर हमने बात की टेपिटम की, हमने बात की लघु बीजाणु जनन की और हमने बात की नॉर्मल स्पेशल पॉइंट की कि वो पॉइंट कौन कौन से जो रिलेट रखते हैं परागकणों से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर की, मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट।
अब हम डिस्कस करते हैं परागकण की संरचना की। एक परागकण की संरचना क्या होती है? जब लघु बीजाणु चतुष्क हैं, उनके मध्य पाई जाने वाली कैलोस भित्ति अपघटित हो जाती है तो सभी लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। लघु बीजाणु के मुक्त होने पर प्रत्येक लघु बीजाणु को किस नाम से जाना जाता है? परागकण के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो मैं संरचना की बात करूं तो परागकण जो है एक गोलीय संरचना है जिसके सबसे बाहरी भित्ति यानी दो भित्तियां पाई जाती है। जो सबसे बाहरी स्तर होता है उसे बाह्य चोल या एक्साइल कहते हैं। यानी परागकण की सबसे बाहरी भित्ति को हम क्या नाम देंगे? बाह्य चोल या एक्साइल, जिसका निर्माण एक हाइड्रोकार्बन स्पोरोपोलेनिन या कैरोटीनॉइड पदार्थ स्पोरोपोलेनिन से होता है। हमने पहले भी टेपिटम के अंदर इसके बारे में पढ़ा है। ये स्पोरोपोलेनिन जो पदार्थ है सबसे कठोरतम पदार्थ है जिसका अपघटन नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं सेकंड, परागकण के आंतरिक स्तर को या आंतरिक परत को हम किस नाम से जानते हैं? अंतःचोल या इंटाइन के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण पैक्टिन तथा सेलुलोज से होता है। इस कारण मैंने लिखा है पैक्टोसेलुलोज से इसका निर्माण होता है। बाहरी चोल, बाहरी परत किससे बनी होगी? स्पोरोपोलिनिन। आंतरिक परत किससे बनी होगी? पैक्टिन तथा सेलुलोज से। अब बात करें ऐसे परागकण जो कीटों के माध्यम से परागण होते हैं, उन परागकणों की बाहरी परत पर विशेष चिपचिपा स्तर पाया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पोलन कीट। ऐसे परागकण जिसके अंदर कीट परागण के माध्यम से उनके अंदर परागण की क्रिया होती है, उन परागकणों में बाहरी स्तर पर एक विशेष स्तर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? पोलन कीट कहते हैं। अधिकतर भाष्यकारों का मानना है कि यूवी रेस से सुरक्षा का काम करता है, कीटों को आकर्षित करने का भी क्या करता है? काम करता है। तो यहाँ पे हम परागकण की संरचना को देख रहे हैं। फिर अगला टॉपिक आता है हमारे, परागकण में कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं? 3 जनन छिद्र। लेकिन शर्त यह है कि तीनों जनन छिद्र वहीं उपस्थित होंगे जहां एक्साइल का अभाव होगा, यानी बाहरी परत का अभाव होगा। अगर हम एक इसका रफली डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से मैं इस डायग्राम को बना सकता हूं। ये परागकण की आंतरिक परत कौन सी परत? आंतरिक। ये एक रफली डायग्राम बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। वैसे मैं अच्छे डायग्राम तो नहीं बनाता, लेकिन आपको अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है मेरे इस रफली डायग्राम से भी, क्योंकि डायग्राम में थोड़ा सा वीक हूं मैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया। ये परागकण की सबसे बाहरी परत जिसको हमने क्या नाम दिया? एक्साइल। ये परागकण की सबसे आंतरिक परत जिसे क्या नाम दिया हमने? इंटाइन। इसके अंदर 3 जनन छिद्र है जहां जहां बाहरी परत का अभाव है। पहला जनन छिद्र ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये तीनों को हम क्या नाम देंगे? ये जम्पोर या जनन छिद्र नाम देंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें एक सुविकसित केंद्रक भी पाया जाता है परागकण के अंदर, तो इसको नाम दे देंगे हम न्यूक्लियस। हमने इसको क्या दे दिया है? नाम दे दिया है। तो इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया कि परागकण की संरचना क्या होती है, कितनी परतें पाई जाती है, कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की, यानी नर युग्मकोद्भिद के विकास की। अगर मैं इसके विकास को पढ़ने पे आऊं तो मैं इसके विकास को 2 स्टेज में बांट सकता हूँ। 2 स्टेज में मैंने इसको डिवाइडेड किया है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। इन स्टेज को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा परागण का मतलब क्या होता है। जब परागकण उड़कर मादा वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है यानी पुष्प पर होती है, यानी परागण से पूर्व, यानी परागकण जहां बने हैं अभी वही है। सेकंड स्टेज कब होती है? परागण के बाद, अर्थात परागकण उड़कर कहाँ जा चुके हैं? मादा के वर्तिकाग्र पर, यानी कहाँ होती है? जायांग पर होती है। तो मैं फर्स्ट स्टेज को अगर पढ़ने पे आऊं तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? जो परागकण होते हैं वो अपने आकार में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। परागकण अपनी साइज को इंक्रीज करते हैं और उसमें एक समसूत्री विभाजन होता है। मान लो ये परागकण है, इसके आकार में वृद्धि होगी और एक समसूत्री विभाजन होगा जिससे 2 सेल्स बनेगी। एक बड़ी बनेगी कायिक कोशिका और एक छोटी बनेगी जनन कोशिका। 2 सेल्स बनी, बड़ी कायिक कोशिका और छोटी जनन कोशिका। दोनों के अंदर 2 केंद्रक बनेंगे, कायिक कोशिका केंद्र और जनन कोशिका केंद्र। अगर बात करें कायिक कोशिका का आकार गोल होता है, जबकि जनन कोशिका का आकार प्रारंभ में कैसा होता है? कर्मी रूपी होता है।
कायिक कोशिका के केंद्रक की बात करें, कायिक कोशिका का केंद्र प्रारंभ में गोल रहता है, तत्पश्चात उसके आकार में अनियमितताएं आना शुरू हो जाती है। जबकि जनन कोशिका जो होती है उसका केंद्र प्रारंभ में लेंस नुमा रहता है, तत्पश्चात वो गोल हो जाता है। तो ये बात होगी फर्स्ट स्टेज में विभाजन हुआ। फर्स्ट स्टेज में कुछ नहीं हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में सिंपल सी बात है, परागकण ने आकार में वृद्धि की, डिवाइडेड हुआ, यानी असममित विभाजन हुआ। असममित विभाजन से बड़ी कायिक कोशिका बनी और छोटी क्या बनी, जनन कोशिका बनी। बड़ी कायिक कोशिका जो है उसका काम होता है जनन कोशिका को क्या करना, पोषण प्रदान करना। यानी बड़े का काम छोटे को क्या करना, पोषण देना, छोटे का क्या करना, लालन पालन करना। ये बन गया। अब सेकंड स्टेज कहाँ हो रही है, परागण के बाद। यानी यहाँ से पहले एक छोटे से पॉइंट पे आते हैं, जो 60% आवृतबीजी पादप है उनमें दो कोशिकीय अवस्था, यानी इसी अवस्था के अंदर परागण की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। अब बात करते हैं हम सेकेंड स्टेज की, यानी ये कहां पर हो रही है, जायांग पर, यानी परागण के बाद, यानी मादा की वर्तिकाग्र पे आ चुका है। इस समय क्या होता है, जो जायांग पर कायिक कोशिका जो होती है वो कायिक कोशिका परागण का निर्माण करती है। कायिक कोशिका जो है वो पराग नली का निर्माण करती है, सॉरी किसका निर्माण करती है, पराग नली का निर्माण करती है। यानी मादा की वर्तिकाग्र, वर्तिका से होते हुए क्या बनाती है, पराग नली बनाती है। ठीक इसी समय जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है, जनन कोशिका का जो क्या होता है, केंद्रक होता है, वो एक विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन करता है, जिससे कितने युग्मकों का निर्माण होता है, दो अचल नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण। ये दोनों ही अचल नर युग्मक किसकी तरह व्यवहार करते हैं, नर युग्मकोद्भिद की तरह व्यवहार करते हैं। यानी नर युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका कौन हुई, परागकण। कौन हुई, परागकण। और जो नर युग्मक बने वो कौन बने, दो अचल नर युग्मक। किससे बने, जनन कोशिका से बने।